दोस्तों, आज हम एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हैं और आज का जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो बिंदु है वह है फेफड़ा और उसकी संरचना। तो आइए हम आज जानते हैं लंग्स यानी फेफड़े हमारे क्या है, कहाँ स्थित है और इनकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे फेफड़े की जो स्थिति और उसकी बाह्य आकार की बाह्य संरचना कैसी है। फेफड़े की संरचना और स्थिति को हम जाने उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं श्वसन नाल की यानी ट्रैकिया की। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो कंठ होता है यानी स्वर यंत्र होता है उसके बारे में अध्ययन किया था, उसकी कार्यविधि के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए आज थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए और बात करते हैं श्वासनाल या ट्रैकिया। तो आप जानते हैं कि जो ये कंठनाल है, ये चित्र में आपको दिख रहा है बहुत स्पष्ट तरीके से। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, एक प्रकार से आप जो चित्र आपको दिख रहा है ये क्या है, लैरिक्स, या इसी को हम बोलते हैं क्या, कंठ। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई कंठ की। कंठ के ठीक नीचे जो स्थित भाग होता है, जो नलिका जैसी संरचना आपको दिख रही है, यह नलिका ही क्या होती है, श्वास नाल होती है। यह श्वास नाल जो होती है लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है और 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर यानी 11 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ये लंबी होती है। ठीक है, और 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक इसका क्या होता है, व्यास होता है। किसका, श्वास नली। ये जो श्वास नली आप देख रहे हैं, श्वास नली का जो व्यास होता है कितना, 2 से 2.5 सेंटीमीटर अर्थात 2.5 सेंटीमीटर के लगभग इसका व्यास होता है। 11 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। यह पतली दीवार की होती है। साथ में इसकी दीवार की आंतरिक सतह में एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिनको कहा जाता है ग्लोबलेट। जो सेल होती है, ग्लोबलेट जो सेल होती है ये पाई जाती है। और इसकी बाह्य सतह पर यदि देखें तो कुछ उपास्थियां होती हैं जो कैसी होती हैं, सी आकार की होती हैं, यानी अर्धवृत्त जैसी क्या होती है, उपास्थि होती है, कार्टिलेज, जिन्हें कहा जाता है सी आकार की उपास्थि यानी सी शेप कार्टिलेज रिंग। ये कहां होती है, पूरे श्वास नली में होती है और इनकी जो संख्या होती है किसकी, सी आकार की जो उपास्थि होती है, उपास्थि, इसकी जो संख्या होती है लगभग 16 से 18 होती है। इन 16 से 18 तक क्या होती है, सी आकार की उपास्थियां होती हैं जो कैसी होती है, अर्धचंद्राकार या अर्धवलय वाली होती है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई श्वास नली की। दोस्तों, श्वास नली जैसे ही फेफड़े के मध्य में पहुंचती है वैसे ही ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, 2 श्वसनियों में बट जाती है, यानी क्रमशः वो दाएं और बाएं फेफड़े की ओर जाती है। श्वास नली 2 भागों में बटती है, 2 ब्रोंकस या 2 श्वसनी में बट करके और दाएं और बाएं फेफड़े की ओर जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई श्वास नली की। क्योंकि अभी हमको क्या समझना है, फेफड़े की स्थिति और बाह्य संरचना। तो अब हम थोड़ा सा इसको श्वास नली को छोड़ते हुए अब हम बात करेंगे फेफड़े की। तो आपको पता है जो हमारा ये सीना है यानी छाती जो हमारी होती है, छाती के अंदर पसलियां होती हैं और उन पसलियों के ढांचे के अंदर बक्षीय गुहा होती है। दोस्तों, कौन सी गुहा, बक्षीय गुहा। इस बक्षीय गुहा में हमारे फेफड़े उपस्थित होते हैं, यानी पसलियों के अंदर जो पसलियों का एक ढांचा है, इस ढांचे के अंदर क्या होता है, जो बक्षीय गुहा होती है, उस बक्षीय गुहा में हमारे फेफड़े व्यवस्थित सुरक्षित स्थित होते हैं। ठीक है ना, इनकी संख्या 2 होती है और यह श्वसन तंत्र के मुख्य श्वसनांग होते हैं। क्या होते हैं, यह श्वसन तंत्र के मुख्य श्वसनांग होते हैं। इसलिए इनको समझना और इनकी संरचना को समझना बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। परीक्षा और प्रतियोगिताओं की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक चीज है। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई क्या, फेफड़ों की। फेफड़ों के आकार की जब हम बात करते हैं, फेफड़े का जो आकार होता है ये कैसा होता है, आकार, ये शंकु आकार होता है, शंकु के आकार का। ठीक है ना, शंकु के आकार का। ठीक है, तो जो फेफड़े होते हैं शंकु के आकार के होते हैं और साथ ही साथ दोनों फेफड़े जो होते हैं, ठीक है ना, उन दोनों फेफड़ों के जो मध्य जो अवकाश होता है, स्थान है, जैसे ये फेफड़ा हो गया, एक फेफड़ी है, ये वाला कौन सा फेफड़ा है, ये दायां वाला है, कौन सा है,
दायां फेफड़ा है, और ये वाला कौन सा है, ये बायां फेफड़ा है, ठीक है ना। तो ये दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा है। अच्छा, आपको देखने में उल्टा लग सकता है, ठीक है ना, आपको देखने में ये उल्टा लग सकता है, क्योंकि हमारा जो दायां बायां है जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो विपरीत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। चित्र को यदि सामने से ऐसे देखें तो ये हमारा दायां है और ये बायां है। तो इसी प्रकार से चित्र लिया जाता है यहां से, तो ये आपका लेफ्ट लंग्स है और ये राइट है, ठीक है ना। तो ये दायां और बायां, दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होता। अपने अपोजिट यदि चित्र को बनाएंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका साइड है उसके अपोजिट चित्र का साइड होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात को, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब बात आ जाती है दायां और जो बायां फेफड़ा होता है, इन दोनों फेफड़ों के मध्य एक अवकाश होता है, स्थान जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। इसको हम कहेंगे उस अवकाश को मीडियास्टिनम। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यावकाश, ठीक है ना। तो दो फेफड़ों के मध्य की जो जगह होती है मीडियास्टिनम, या उसको मध्यावकाश कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां पे हम क्या करें कि जो फेफड़े शंकु आकार के होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, तो अब दोनों साइड, दोनों सतह जो फेफड़ों की होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो कैसी होती है, तो मध्यावकाश की तरफ वाली जो साइड होती है फेफड़े की, ये मध्यावकाश है, इसके साइड की दोनों सतह यहां पे देखिए, ठीक है ना। तो ये सतह कैसी होती है, ये अवतल होती है, अवतल सतह कहलाती है। ये वाली कौन सी सतह है, अवतल है, जिसको हम अंग्रेजी में कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव सतह जो होती है ये अवतल सतह होती है, और बाहर वाली जो सतह होती है इसके विपरीत दिशा में वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, अर्थात उत्तल होती है। तो इस प्रकार से अब कई यहां से प्रश्न बन सकता है कि फेफड़े की कौन सी सतह अवतल या कॉनकेव होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्यावकाश वाली जो सतह होती है वो कैसी होती है, अवतल सतह होती है या कॉनकेव होती है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो फेफड़े हमारे होते हैं, फेफड़े क्या है, चूंकि ये बक्षी गुहा में स्थित है, ठीक है ना, तो इनके चारों तरफ, फेफड़ों के, दोनों फेफड़ों के चारों तरफ एक दोहरी आवरण की झिल्ली होती है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुसावरण यानी प्लूरा, ठीक है ना। तो कौन सी झिल्ली होती है, फेफड़ों के बाहर की तरफ कौन सी झिल्ली होती है, तो फुफ्फुसावरण, फुफ्फुसावरण वर्णी, ठीक है ना, फुफ्फुसावरणी झिल्ली, ठीक है, ये झिल्ली है, ठीक है ना। अब ये जो झिल्ली होती है मुख्य रूप से सीरमी होती है, कैसी होती है, सीरमी झिल्ली होती है, ठीक है ना। जो फुफ्फुसावरणी झिल्ली होती है कैसी होती है, सीरमी होती है, ठीक है ना। और ये कैसी है, दोहरी है, ठीक है, ये कैसी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है। अब इस झिल्ली में देखिए दोहरी है, अर्थात दो झिल्लियां हैं, ठीक है ना। तो दो झिल्लियां यानी उसमें से एक बाहर होगी और एक अंदर होगी, ठीक है। तो जो सबसे बाहर की तरफ है और जो बक्षी गुहा की सबसे आंतरिक परत कहलाती है, बक्षी गुहा के सबसे आंतरिक परत बनाती है, और जो फेफड़े की तरफ से सबसे बाहर की तरफ परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा यानी बाह्य झिल्ली है ये, ठीक है ना। ये कैसी है, बाह्य है, नहीं बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसको हम पैराइटल प्लूरा या उसको हम बाह्य फुफ्फुसावरणी झिल्ली कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो फेफड़े की सतह से चिपकी हुई झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा कहते हैं, विसरल प्लूरा यानी कि आंतरिक झिल्ली। तो दो झिल्ली को जो आवरण है, फुफ्फुसावरणी जो झिल्ली है, उस झिल्ली में सबसे अंदर की तरफ कौन सी है, विसरल प्लूरा, और बाहर की तरफ कौन है, पैराइटल प्लूरा। और इन दो विसरल और पैराइटल प्लूरा के मध्य एक स्थान पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं ताकि आपको भूले ना, ठीक है ना। तो पैराइटल जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी में एक द्रव भरा होता है, और वो कौन सा द्रव होता है, तो उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्लूरल द्रव कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना, ये प्लूरल द्रव कहते हैं। यह द्रव क्या करता है, क्या काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। क्या करेगा, दोनों झिल्लियों को क्या बनाता है, ये
चिकना और कैसा बनाता है, मुलायम रखता है। दोनों झिल्लियों को यह चिकना और मुलायम रखता है, जिससे श्वसन करते समय जब फेफड़े फूलते हैं और पिचकते हैं तो ऐसी स्थिति में जो झिल्लियां होती हैं वह मदद करती है। यानी फेफड़ा क्या करेगा, जब अंतः श्वसन किया जाता है तो फेफड़ा फूलते हैं, आकार में बड़े होते हैं, तो ये झिल्ली जो होती हैं आपस में एक दूसरे पर सरकती हैं। यदि ये द्रव ना हो तो ये झिल्लियां एक दूसरे पर सरक नहीं पाएंगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण द्रव होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई काहे की फेफड़े की, और फेफड़े की बाहर की तरफ जो झिल्लियां हैं उनकी। इस झिल्ली से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और है। क्या महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों जो झिल्लियां जब होती हैं कतिपय कारणों से या किसी इंफेक्शन से, जैसे कभी निमोनिया हो जाए या कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या जब आती है, मुख्य रूप से निमोनिया में देखने को मिलता है, तो क्या होता है, इस झिल्ली में इंफेक्शन होने की वजह से इस झिल्ली में सूजन आ जाता है, शोथ आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो प्लूरल द्रव है, इस द्रव की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जो द्रव है इस द्रव की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्लूरल जो फ्लूइड है, प्लूरल द्रव है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कभी किसी रोग के इंफेक्शन की वजह से जो प्लूरल झिल्लियां होती हैं, उन झिल्लियों में सूजन होने की वजह से प्लूरल द्रव में वृद्धि हो जाती है और दोनों झिल्लियां जो होती हैं एक दूसरे से सूजन की वजह से रगड़ खाने लगती है, तो श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्लूरिशी रोग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, प्लूरिशी रोग कहते हैं। इस रोग में श्वास लेने में परेशानी आने लगती है। ठीक है ना, ये तो बातें हो गई। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, जो फेफड़े की बाहर की स्ट्रक्चर है, बाहर की जो संरचना है, इस बाह्य संरचना में दरारें पाई जाती हैं। तो जो बायां फेफड़ा है जो बायां फेफड़ा है उसमें एक तिरछी दरार होती है। एक तिरछी दरार से यह दो भागों में बटा हुआ होता है। ये वाला भाग क्या होता है, सुपीरियर लोब होता है। ठीक है ना, सुपीरियर लोब होता है। ठीक है, और ये वाला कौन सा होता है, इंफीरियर होता है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, ऊपर वाला उच्च लोब हो जाएगा और ये निम्न लोब होगा। ठीक है, ये सुपीरियर लोब और ये इंफीरियर लोब होगा। तो जो लेफ्ट वाला जो लंग है, इसमें दो लोब्स बनते हैं, दो पिंड बन जाते हैं। ये किसकी वजह से, एक दरार से, तिरछी दरार बनती है, विदर बनता है, जिसकी वजह से इसके दो लोब्स दिखाई देते हैं, ऊपर की तरफ सुपीरियर लोब और नीचे की तरफ इंफीरियर लोब दिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो दायां वाला लंग है, फेफड़ा है, तो इसको ये दो तिरछी दरारों के द्वारा, दो तिरछी दरारें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, दो तिरछी दरारों के द्वारा ये तीन लोब्स में बटा होता है। सबसे ऊपर की तरफ सुपीरियर, मध्य में मिडिल और नीचे की तरफ इंफीरियर, यानी कि सुपीरियर, मिडिल और कैसा, इंफीरियर लोब्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दायां फेफड़ा होता है, दाएं फेफड़े में तीन लोब और बाएं फेफड़े में दो लोब होते हैं, यानी दो पिंड बाएं फेफड़े में और तीन पिंड किसमें पाए जाते हैं, दाएं फेफड़े में। इस प्रकार से कुल मिलाकर दोनों फेफड़ों में 5 पिंड होते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आज बाह्य संरचना में आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, यदि आपको एक बार में, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, कोई ऐसा कठिनाई भी इसमें नहीं है, बाहर की संरचना बहुत सरल है भी, और हमने कोशिश किया कि आपको सरलतम तरीके से समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आंतरिक संरचना को लेकर के आएंगे, और तो उसको मिस नहीं करना है आपको। इसी तरह सतत हमसे बने रहिए और लगातार आप इसकी वॉचिंग करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।